नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के वोटिंग की तैयारियां पूरी। दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों समेत 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान कल। 1,13,167 मतदान केंद्र पर 10 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनावी जनसभा। गाजीपुर में कहा, गरीब जाति का हूं, गरीबी मिटाने आया हूं। विपक्ष पर साधा निशाना, कहा महामिलावटी दलों ने हुआ तो हुआ की तर्ज पर देश को लूटा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की झारखंड के पाकुड़ में रैली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एमपी के शाजापुर और धार में जनसभा। कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान बीजेपी में हुए शामिल। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा। सेना को मिला पहला अपाचे हेलीकॉप्टर। किसी भी मौसम में जमीन और हवा में निशाना लगाने में सक्षम। पहाड़ी इलाकों में दुश्मनों के हौसले पस्त करने और दुश्मन के इलाके में घुसकर मारने की क्षमता। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हनोई में जयपुर फूड कैंप का किया शुभारंभ। कहा, भारतीय वैज्ञानिकों के बेहतरीन वैज्ञानिक इनोवेशन। जयपुर फूड से दुनिया भर में बदली कई जिंदगियां। वियतनाम के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। सामरिक साझेदारी बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। और आई बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं और इस दौर में दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों समेत 7 राज्यों की 59 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। 10 करोड़ 16 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 1,13,167 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर 71,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। हरियाणा में भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, जबकि दिल्ली की सभी 7 सीटें और झारखंड की 4 सीटें शामिल हैं। और इस दौर में 10 करोड़ 16 लाख से ज्यादा मतदाता 979 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिन उम्मीदवारों पर सबकी निगाहें होंगी उनमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, राधा मोहन सिंह, साथ ही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, और भोपाल से दिग्विजय सिंह, इसके अलावा आजमगढ़ से अखिलेश यादव, और साथ ही हरियाणा के सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से जगदंबिका पाल शामिल हैं। ये वो नाम हैं जो कि छठे फेज में
बड़े चेहरे हैं। और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, साथ ही नई दिल्ली सीट से अजय माकन, और इसके अलावा हरियाणा की अंबाला सीट से कुमारी शैलजा की किस्मत जो है इस छठे चरण में दांव पर है। और वहीं दिल्ली का रुख करें तो दिल्ली उत्तर पूर्वी से मनोज तिवारी, और साथ ही पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर, वो बड़े नाम जो छठे फेज में बड़े चेहरे हैं। और इसके अलावा दिल्ली दक्षिण से विजेंद्र सिंह और कीर्ति आजाद भी झारखंड धनबाद से इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कल होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 47 कंपनियां तैनात रहेंगी। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के 39,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को चुनाव में लगाया गया है, जबकि दिल्ली पुलिस के करीब 37,000 जवान सपोर्टिंग ड्यूटी पर रहेंगे। इस दौरान हर थाने में 33% पुलिसकर्मियों को छोड़कर सभी की ड्यूटी चुनाव में लगाई जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली कार्यालय के अनुसार इस बार दिल्ली के 13,819 मतदान केंद्रों पर पुलिसकर्मियों के अलावा 13,000 होमगार्ड के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। Delhi police personnel, we have 13,000 home guards, out of which 4,000 are from Delhi home guards, and we have got support from Rajasthan, which have sent 7,000 of home guards, and 2,000 from Uttarakhand. So they all will be deployed on the polling booths and polling premises for assisting Delhi police in ensuring all kinds of security at that place. As my colleague has said, that 47 companies of CAPF, we call paramilitary, Central Armed Police Force, they have been deployed on the various components, including at the interstate border and critical places on the premises and all. और आइए छठे चरण में जो चुनाव है, मतदान है, उसे लेकर हमारे दो संवाददाता अखिलेश सुमन जो कि बिहार के मोतिहारी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही नवविक्रम सिंह जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। सबसे पहले अखिलेश, मैं आपका रुख करूंगी। कल यानी छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि इस बार लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का महागठबंधन भारी है या नीतीश और मोदी का एनडीए, और क्या है वहां की चुनावी फिजा? देखिए, अगर 8 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 38 लाख के करीब मतदाता हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। उसमें 14,000 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें कि 3,300 के करीब बूथ संवेदनशील हैं। आमतौर पे सारे मतदान 7 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक होंगे, लेकिन इसमें से 3 विधानसभा क्षेत्र जो वैशाली निर्वाचन क्षेत्र है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उसमें से 3 विधानसभा क्षेत्रों के जो मतदान है वो सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। उसके अलावा वाल्मीकि नगर जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें भी 2 विधानसभा क्षेत्रों के जो मतदान है वो 7 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक होंगे, क्योंकि ये जगह जो है थोड़ा नक्सल पीड़ित है और ऐसे में ये लोग जल्दी मतदान संपन्न करा के स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन को जमा करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 1 लाख लोग, 1 लाख कर्मी जो है, जिसमें कि पुलिस कर्मी भी हैं, प्रशासन के अधिकारी भी हैं, तकरीबन 1 लाख लोग इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में कल भाग लेंगे। और जहां तक गठबंधन की बात है तो देखिए, अमृता गठबंधन में निश्चित तौर पे 2 बड़े गठबंधन हैं और तकरीबन सभी जगह के मुकाबला आमने सामने का है। महागठबंधन है जिसमें कि कांग्रेस और आरजेडी के अलावा 2 छोटी पार्टियां भी हैं, जिसमें कि कुशवाहा की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, और उसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी है। इसके अलावा एक नई पार्टी मुकेश सहनी की बनी है, वीआईपी, वो भी शामिल है। तो एक तरह से कहें कि एक कास्ट कॉन्ग्लोमरेशन है, जातियों का एक समुच्चय बनाया गया है, जिसमें कि छोटी जातियों से लेकर और जो मध्य जातियां हैं वो मध्य जातियों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम मतदाताओं को शामिल करके वो लोग चाहते हैं कि पूरा जो उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो प्रभाव क्षेत्र सामाजिक स्तर पे बड़ा दिखे।
अगर उसके तुलना में कहें कि एनडीए का गठबंधन तो बीजेपी है। इस बार एनडीए में नया एंट्रेंट जो है 2014 की तुलना में अगर कहें तो नया एंट्रेंट जेडीयू है और जेडीयू और बीजेपी संयुक्त रूप से बिहार में शासन चला रहे हैं। उसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी है जो 2014 में भी एनडीए के साथ थी, इस बार भी एनडीए के साथ है। तो एनडीए में कहें कि एक नया इजाफा जेडीयू का हुआ है और इस मामले में एनडीए की कोशिश यह है जो अभी तक प्रचार चले हैं उस प्रचार में राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दे अहम है। और अखिलेश, जैसा कि आप कह रहे हैं कि फिलहाल इन सीटों पर लड़ाई जो है वो आमने सामने की है। आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं जहां के प्रयागराज से नवविक्रम सिंह हमारे साथ हैं। नवविक्रम, जो 14 सीटों पर चुनाव होने हैं छठे फेज में, अगर सिर्फ आजमगढ़ को छोड़ दे तो सभी सीटों पर 2014 में बीजेपी ने बाजी मारी थी। इस बार ये जो सपा बसपा का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि उसका जो समीकरण है वो थोड़ा सा टक्कर दे रहा है। और खासकर दूसरा मेरा सवाल, क्योंकि आप प्रयागराज से हैं, यहाँ पर बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी जो कि कांग्रेस में रही पिछले 24-25 साल, और उधर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी में रहे योगेश शुक्ला, और उनको टक्कर दे रहे हैं सपा बसपा के राजेंद्र पटेल। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर भी काफी दिलचस्प। बिल्कुल अमृता, सबसे पहले तो मैं जो आज चुनाव आयोग का दिन है एक तरह से, क्योंकि कल मतदान होना है, ऐसे में चुनाव की जो तैयारियां हैं उसके बारे में बता दूं। यहाँ करीब 17,000 मतदान केंद्र हैं जिसमें से 5,000 जो संवेदनशील हैं, और इसके अलावा जो मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जो चुनाव आयोग ने इंतज़ाम किए हैं वो काफ़ी पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा बेहतर इंतज़ाम करने की कोशिश की है, क्योंकि पिछली बार करीब 53% मत प्रतिशत था यहाँ का। तो चुनाव आयोग की कोशिश है कि मत प्रतिशत बढ़े। अब यहाँ के अगर राजनीतिक समीकरण को देखें तो इन 14 जो सीटों पर चुनाव है उसमें से 11 सीटों पर गठबंधन में 11 सीटों पर बसपा और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस यहाँ पर 11 सीटों पर लड़ रही है, बीजेपी सभी सीटों पर लड़ रही है। त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ हर एक सीट पर माना जाता है कि कांग्रेस का वोट बैंक है, कांग्रेस का के पक्ष में कुछ मतदान होता है यहाँ बाकी चरणों के मुकाबले, जो पहले दूसरे तीसरे चरण की अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है। यहाँ जिस तरीके से आपने जातिगत समीकरण की बात की, तो जातिगत समीकरण को साधने की हर एक पार्टी ने कोशिश की है। सबसे ज्यादा अगर देखें यहाँ पर जो छोटे दलों की भूमिका है, जो यहाँ के क्षेत्रीय दल हैं जैसे अपना दल है या फिर सुहेल देव समाज पार्टी है, निषाद पार्टी, इनका जो वोट बैंक है, जो जातिगत समीकरण बीजेपी ने साधने की कोशिश की है, एक तरह से गठबंधन की काट खोजने में वो काफी हद तक कामयाब रही है। वहीं गठबंधन के सामने एक चुनौती है, क्योंकि देखिए यहाँ जो अभी तक हम देख रहे हैं कि बसपा का जो वोट है वो सपा को तो ट्रांसफर होता है, लेकिन सपा का जो वोट बैंक है वो बसपा को ट्रांसफर होने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। ऐसे में यहाँ ज्यादातर सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो इसके लिए जो गठबंधन है उसने रणनीति भी अपनी बदली थी, क्योंकि अखिलेश यादव जहां बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां गए थे, वहां ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया था। मायावती ने सपा के सिंबल पर जो लड़ रहे हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया था। तो देखना होगा कि इस रणनीति का क्या असर होता है, लेकिन निश्चित तौर पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। प्रयागराज में तो और कई सीटों पर त्रिकोणीय भी, और सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। शुक्रिया अखिलेश सुमन आपका भी, और नवविक्रम आपका भी। कल छठे चरण का चुनाव और देखना है मतदाता, चूंकि चुनाव आयोग ने भी कोशिश की है कि मत प्रतिशत पिछली बार से बढ़े, तो सभी से अपील है कि ज्यादा संख्या में निकलें और वोट करें। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे दौर का प्रचार थमने के बाद 7वें और आखिरी दौर के लिए चुनाव प्रचार जारी है। सभी राजनीतिक दलों के नेता जो हैं वो चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर में जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में 13 सीटों पर 19 मई को मतदान होगा, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। रॉबर्ट्सगंज में प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा बसपा जो कभी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, वो आज अपने स्वार्थ के लिए एक हो गए हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने गाजीपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सपा बसपा मेरी जाति को लेकर हमले कर रही हैं। मैं गरीब जाति का हूं, मैं गरीबी मिटाने आया हूं। साथियों,
इस पूरे चुनाव के दौरान पहले चरण से सपा बसपा वाले मेरी जाति को लेकर हमले करते रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं पिछड़ी जाति में पैदा जरूर हुआ, लेकिन हर पिछड़े को, हर गरीब को, इस देश को अगड़ा बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश में पार्टी के लिए कई चुनावी रैलियां की, जहां पे उन्होंने शाजापुर और धार में जनसभा को संबोधित किया। धार की चुनावी रैली में उन्होंने जहां एक ओर नोटबंदी, जीएसटी और रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की, साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय योजना के माध्यम से गरीब लोगों के जीवन में सुधार आएगा। 72,000 रुपए साल का, 3,60,000 रुपए 5 साल का, जैसे ही जाएगा हिंदुस्तान के गरीब लोग माल खरीदना शुरू करेंगे। साबुन, टूथपेस्ट, जूता, शर्ट, पैंट, काले चश्मे, मोबाइल फोन आप खरीदोगे। आदिवासी भाई खरीदेंगे, माताएं बहनें खरीदेंगी। जैसे ही आप खरीदोगे दुकानें चालू हो जाएंगी, माल बिकना शुरू हो जाएगा। जैसे ही माल बिकना शुरू हो जाएगा फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, बनाना पड़ेगा। फैक्ट्रियां चालू होगी, धार के युवाओं को वही फैक्ट्री वाले मालिक बुलाएंगे, इधर क्या है, चलो ये काम शुरू करो। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज झारखंड के पाकुड़ में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर कांग्रेस रही। बाबा बैद्यनाथ और शक्तिपीठ जय दुर्गा का क्षेत्र है। बाबा बैद्यनाथ और माई को हम सब की ओर से प्रणाम कर मैं बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये वीर भूमि संथाल की संथाल हुल के नाम से जाने जाने वाले सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की ये भूमि है, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, अंग्रेजों के दांत। ये भूमि सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलों जानों की भूमि है। आज मैं सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलों कान्हो को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने हरियाणा के रोहतास में आज एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस के मुकाबले कई गुना ज्यादा विकास के काम करके दिखाए हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2008 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार में 25 लाख आवास बनाकर लोगों को आवंटित किए थे। 6 वर्षों में 25 लाख आवास बनाकर आवंटित किए थे। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, 4.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 1 करोड़ 30 लाख मकान बनाकर लोगों को आवंटित किए। यह हमारे काम करने की शैली है, यह हमारे काम करने की शैली है। गैस कनेक्शन 1947 से लेकर 2014 तक बहुत सरकारें रही, 62, 63, 64 वर्षों से केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन देशवासियों को मिले। 62, 63, 64 वर्षों में 12 करोड़ गैस कनेक्शन। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 4 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 13 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए। 13 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए। और दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस के कद्दावर नेता और शीला सरकार में मंत्री रह चुके राजकुमार चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्हें मनोज तिवारी ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर किसी खास की मर्जी चलती है। कांग्रेस का आज के समय में जो चलन है, वहाँ कोई लीडरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है जो मैंने महसूस किया। वहाँ सिर्फ जो डिपार्टमेंट्स, अब जैसे राहुल जी का जो ऑफिस है उसके मैनेजमेंट जो अधिकारी हैं मिस्टर के राजू,
आप मानेंगे कि आपका इलेक्शन बोर्ड किसी टिकट को क्लियर कर दे और उसके बाद एक यहाँ पर कलर उस चीज़ को काट के एक लाइन में टिकट चेंज करा जाए, ये एक कल्चर वहाँ पर नौकरी पेशे वाले लोग ज़्यादा हावी हो गए हैं। मैंने तो देखा यही है कि के राजू जी एक व्यक्ति को सर सेक्रेटरी बनाते हैं और साथ ही उसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं और साथ ही उसको टिकट दे देते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान के ग्वादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में आतंकी हमला हुआ है। इस समय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 3 आतंकियों के होटल में घुसने की खबर आ रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पाकिस्तान के ग्वादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में आतंकी हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। 3 आतंकियों के होटल में घुसने की खबर है। सुरक्षा बल जो हैं वहां पर तैनात हैं और इस वक्त मुठभेड़ जारी है। और अब बात उपराष्ट्रपति के वियतनाम दौरे की। वियतनाम दौरे के तीसरे दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हनोई में वियतनाम के प्रधानमंत्री नुएन तन जुंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं की अगुवाई में हुए प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में व्यापक सामरिक साझेदारी बढ़ाने और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत वियतनाम को असैन्य और सैन्य उपग्रहों के निर्माण में सहयोग के लिए तैयार है। साथ ही वियतनाम के सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और क्षमता बढ़ाने में मदद की बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय कंपनियां वियतनाम में बुनियादी ढांचा, कृषि उत्पाद, फार्मा और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में निवेश करना चाहती हैं। इसके लिए बाजार तक पहुंच और व्यापार बाधाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए तैयार है। उपराष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देने पर आभार जताया है। Reviewed the entire gamut of the bilateral relations as well as covered regional and multilateral issues of mutual interest. The cooperation that we have with Vietnam covers the areas of defense and security, trade and investment. We work together in capacity building as well as working together in the cultural and the information exchange fields. और इससे पहले आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज वियतनाम की राजधानी हनोई में जयपुर फुट आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप का शुभारंभ किया। उन्होंने वियतनामी लाभार्थियों से भी मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि शेयर और केयर भारतीय दर्शन का हमेशा से अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि जयपुर फुट ने दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदली। उपराष्ट्रपति ने वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत हो ची मिन्ह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। वियतनाम दौरे के तीसरे दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई मानवता के लिए भारत पहल के तहत वियतनाम में आयोजित जयपुर फुट आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप के वियतनामी लाभार्थियों से मुलाकात की। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत वियतनाम के सदियों पुराने रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शेयर एंड केयर भारतीय दर्शन का हिस्सा है। ये हमारा भारतीय भावना है। द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली। That is the philosophy of India, of sharing and caring, of a sharp focus on alleviating the agony of fellow human beings. Share and care is the core of Indian philosophy. उन्होंने कहा कि जयपुर फुट भारत के महान वैज्ञानिक नवाचारों में से एक था जो दुनिया भर में कई जीवन बदल रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी पहल है जो अलग अलग दिव्यांगों को स्वतंत्रता और गतिशीलता, सम्मान की भावना और जीवन को पूरी तरह जीने की क्षमता प्रदान करती है। उपराष्ट्रपति ने दुनिया भर में लोगों को कृत्रिम अंग मुहैया कराने के लिए भगवान महावीर विकास सहयोग समिति के प्रयासों की भी सराहना की। The government of India has selected one of the great scientific innovations
emerging out of the India, which has transformed and continues to transform the numerous lives, namely Jaipur Foot. It's an initiative, I can say it's a great initiative, that provides to the differently abled persons a sense of freedom and a mobility, a sense of dignity and ability to live life fully. Bhagwan Mahavir Vikalang Sahayata Samiti, the world's largest non-profit organization for fitment of artificial limbs. They have been doing a remarkable job within India, across the globe. जयपुर फुट, जिसने कितने ही असहाय लोगों को चलने के लिए कदम दिए और उनकी जिंदगी को आसान बनाने में मदद की है और लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। समय के साथ जयपुर फुट की पहुंच न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के बहुत से देशों तक हो गई है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और दिवंगत राष्ट्रपति हो चिन मिंह के मकबरे पर गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने हनोई स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, हनोई। और भारतीय वायुसेना को पहला अपाचे हेलीकॉप्टर सौंप दिया गया है। अमेरिका के एरिजोना में बोइंग ने वायुसेना के एयर मार्शल एएस बोटोला को हेलीकॉप्टर सौंपा। अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मनों पर सटीक निशाने के साथ हमला करने में भी समर्थ है। इसकी मदद से ग्राउंड पर क्या हो रहा है इसकी फोटोग्राफी भी की जा सकती है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में ये फौलादी इरादे के साथ आसमान में चक्कर लगाएगी। इसे भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। 22 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए 2015 में भारत और अमेरिकी सरकार के बीच समझौता हुआ था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।